हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ओपियम वॉर अर्थात अफीम युद्ध जो स्टार्ट होता है 1839 से लेके 1842 तक। ये चाइना में स्टार्ट होता है और जब ये वॉर हो रहा होता है तब चाइना में चिंग डायनेस्टी रूल कर रहा होता है। तो ये चिंग डायनेस्टी के समय पे जो चाइना है उसके साथ वाणिज्य करने के लिए बहुत आसान नहीं था। दूसरे जो यूरोपियन देश है वो जब ट्रेड के लिए दूसरे जगहों पर जाके ट्रेड करना चाह रहा था, तब चाइना जो है वो बहुत अपने ट्रेड जो रूल्स है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ऐसे ही इंडिया की तरह जो वेस्टर्न जो देश है ट्रेड के लिए जो आते थे इंडिया में, तो ऑलरेडी वो घुस चुका था। बट चाइना जो है वो एकदम आइसोलेटेड पॉलिसी फॉलो किया हुआ था, तो इसीलिए उसको आसानी से चाइना में घुसने का मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ पे जो 19th सेंचुरी में जब ब्रिटेन जो है वो बहुत ज़्यादा टी, सिल्क और पोर्सिलेन चाइना से एक्सपोर्ट करते थे और या चाइना से इंपोर्ट करते थे उसके ब्रिटेन में। और फिर दे यूज़ टू पे इन सिल्वर। और चाइना को उतना ज़्यादा, क्योंकि चाइना का जो थॉट था कि वो दे वर सेल्फ सफिशिएंट बोल के उन लोगों का विचार था। चाइना को लगता था कि हाँ, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, हमको उतना दूसरे देशों से लेने की हमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए चाइना जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और इंपोर्ट बहुत कम करते थे। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग इम्बैलेंस हो गया जब एक देश चाइना से बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ले रहा है, लेकिन उसके मुकाबले बहुत कम इंपोर्ट हो रहा था चाइना पे। तो यहाँ पे एक तरीके से इम्बैलेंस हो रहा था। तो ये बात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको भी अपना जो वाणिज्य है, उनको अपना जो ट्रेड है वो उनको भी बढ़ाना था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो इंपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ उनका पैसा वो दे हैड टू पे, राइट। तो इसीलिए वो पे करते करते मतलब यहाँ पे सिर्फ उन लोगों का नुकसान ही दिख रहा था। तो इस ट्रेडिंग रिलेशन के चलते जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने वी आर टॉकिंग अबाउट 1839, तो इस समय पे उन्होंने मोरलेस इंडिया का पूरी जो इलाका है उसको कॉलोनाइज कर चुके थे। तो यहाँ पे जो उन लोगों का बंगाल में ऑलरेडी उन लोगों ने एक पोजीशन मेंटेन कर लिया था। तो जो ओपियम है उन लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ करके तो चाइना में घुसना ही है ट्रेड के लिए, अदरवाइज़ हमारा जो ट्रेड है वो एक्सपैंड नहीं करेगा। तो ये विचार लेके ब्रिटेन जो है वो बंगाल में बहुत सारे ओपियम कल्टीवेट करते हैं। ओपियम क्या है? एक फ्लावर से बना हुआ ड्रग होता है, ये मादक पदार्थ है जो वो चाइना में अब एक्सपोर्ट करने के लिए बंगाल या इंडिया में वो कल्टीवेट करते थे और चाइना में वो एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी था। और फिर वहाँ पे चाइना जो है वो ओपियम इंपोर्ट करते थे, बट बहुत कम, क्योंकि जस्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस के लिए ही वो इंपोर्ट किया करते थे, नॉट मतलब एमनी ऐसे ही यूज़ करने के लिए नहीं। तो इसीलिए वो क्या करते थे कि जो जितना भी ओपियम है अब ब्रिटेन ने डिसाइड किया वो एक्सपोर्ट करने के लिए चाइना में, सो दैट वहाँ के लोग एडिक्टेड हो जाए और फिर बहुत सारा डिमांड करे। होता है ना कि बहुत जब कोई किसी एडिक्शन पे लग जाता है तो बहुत ज़्यादा डिमांड भी होता है। तो वी कैन सी एग्जांपल जो सिगरेट्स होते हैं, ये मादक पदार्थ जितना भी होता है, वो अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है एक इंसान तो वो और ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। तो सिमिलर जो केस है वो भी चाइना में हमें देखने को मिला। ब्रिटिश ने यही सोच के स्मगल बहुत करते थे। तो ये बढ़ता हुआ स्मगलिंग जो है वो देख के जो चिंग रूलर्स है वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और पैनिक, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ मतलब वो जो चिंग राजा है, ही वांटेड टू इम्प्रूव द सिचुएशन।
कि हमारे जो चाइनीज़ पीपल है, जो भी चाइनीज़ हमारा लोग है, वो इतना ओपियम क्यों ले रहे हैं, राइट। तो इसलिए जितना भी उसको कंट्रोल करने की वो कोशिश करते हैं। और यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो एक कमिश्नर को अपॉइंट करता है, उनका नाम था लिन, और फिर वो कैंटन में आ जाता है एक एंटी ओपियम रेगुलेशन करने के लिए, कि यहाँ पे क्योंकि उनको पता था कि ये सब स्मगलिंग जो है वो ब्रिटेन कर रहा है, तो इसीलिए उनके साथ एक निगोशिएशन करने के लिए वो कैंटन आ जाता है। और फिर The atmosphere there was more charged than it had been for a long time. और कैंटन में मार्च 1839 में जब कमिश्नर लिन आते हैं, तब एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा मतलब चार्ज्ड था, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। लिन को लगा कि लिन वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड कि वो एक एक्शन लेंगे, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक एक्शन लेंगे, और जितना भी ये स्मगलिंग में चाइनीज़ लोग भी होता है ना, कि इट्स नॉट जस्ट ब्रिटिश दैट वर इन्वॉल्व, वहाँ पे चाइनीज़ लोग भी जो स्मगलिंग करते हैं वो भी इन्वॉल्व थे। तो जितना भी चाइनीज़ लोग इस ओपियम को लेके इन्वॉल्व हुआ करते थे, वो भी उनको भी पनिश करने के लिए वो एकदम डिटरमिन हो गए। और ही इशूड एन अल्टीमेटम टू द फॉरेन ट्रेडर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन इलियट, डिमांडिंग दैट दे सरेंडर द ओपियम। अब वो डिमांड करते हैं कि जितना भी ओपियम है ब्रिटिश ने जो ला रहा है, कैंटन पे जो ला रहा होता है, वो सब सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। और फिर when the British did not respond in the given time, Lin ordered the withdrawal of the Chinese working for the foreigners। जो चाइनीज़ फॉरेनर्स के लिए काम करते थे, जो होंग और कोहोंग मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो ब्रिटिश और चाइनीज़ लोगों के बीच में काम करने वाला जो होता है, वो उसको होंग या कोहोंग बोला जाता है। तो ये जो चाइनीज़ लोग जो है, जो ब्रिटिश के अंडर काम कर, वो विड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। और सो यहाँ पे जो ब्रिटिश है वो भी रिफ्यूज़ कर देते हैं सरेंडर करने को। सो दिस मेजर प्लेस द ब्रिटिश इन दिस डेस्परेट पोजीशन। अब जब लिन थ्रेट देते हैं कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हमारे जितना भी चाइनीज़ लोग हैं वो उनको कोई भी तुम्हारे अंडर काम नहीं करने दिया जाएगा। तो अगर ब्रिटिश के अंडर में काम करने नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उन लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ लोग भी उनको चाहिए ट्रेडिंग में, सिंस दे डोंट नो द लैंग्वेज, कल्चर, जो रीजन है, लोकेशन है, वो कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो इसीलिए उनको चाइनीज़ जो मर्चेंट्स होते हैं, वो ब्रिटिश के अंडर जो काम करने वाला मर्चेंट होते हैं, वो भी ज़रूरी था। तो लिन ने इस तरीके का धमकी देके ब्रिटिश को बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया। तो दिस मेजर प्लेस द ब्रिटिश इन a desperate position and they surrendered approximately 20,000 chests of opium। तो ये धमकी सुन के जो ब्रिटिश है वो अपने पास जितना भी ओपियम था वो सरेंडर कर लेते हैं। और लिन proceeded to publicly burn the confiscated opium and to throw the ashes to the sea। However, despite the surrender of the opium, the struggle over the issues like the signing of the bond continued, resulting in the deadlock। तो यहाँ पे जो भी मतलब ब्रिटिश ने तो ये कर दिया, मतलब जो भी जितना भी जो ओपियम है वो सरेंडर करते हैं ब्रिटिश। और वो करने के बाद भी लिन डिमांड करते हैं कि उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए कि जो भी ब्रिटिश ट्रेडर्स है वो ओपियम ट्रेड में अब ये नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। और ब्रिटिश को ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग लगता है, और एक अपने जो कमर्शियल फ्रीडम जो होता है ना, उसको भी एक धक्का पहुंच जाता है। तो ये बात जो है वो मतलब ओपियम ट्रेड में इन्वॉल्व ना होना, चाइना के कहने पे अपना जो फ्रीडम है उनको वो लॉस, मतलब ऐसा फील होता है, लॉस हुआ जैसा फील होता है ब्रिटिश को।
तो एज मर्चेंट्स एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू साइन, टेंशन इंक्रीज्ड लेटर ऑन। और फिर जब ये मर्चेंट्स साइन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, क्योंकि लिन फोर्स कर रहा है एक रिटन डॉक्यूमेंट देने के लिए कि वो ट्रेडिंग फर्दर जो है फ्यूचर में जो है वो ओपियम ट्रेड पे इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये ह्यूमिलेटिंग लगता है ब्रिटेन को, और यहाँ पे वो साइन करने के लिए रिलक्टेंट हो जाते हैं। तो ये इसी बात पे टेंशन आ जाता है। एंड द वॉर बिगिंस। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश फोर्सेस है वो आ जाता है, क्योंकि देखो ब्रिटेन जो है तो तब बहुत ज़्यादा मतलब वेपन में हो या ट्रेड में हो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो चाइना को मतलब वेपन उन लोगों का एडवांस वेपन इजीली क्रश करता है। चाइना की जो आर्मी है और वेपन है उसको इजीली क्रश कर देता है। तो यहाँ पे जब जॉर्ज इलियट जो है वो आ जाता है और उसके 16 वॉरशिप और 540 गन्स लेके, 4 स्टीमर्स लेके, 27 ट्रांसपोर्ट, तो इतना ज़्यादा आर्मी लेके वो चाइना में अटैक करता है। और फिर फॉर द ब्रिटिश द वॉर वॉज वन ऑफ द रिप्राइजल नेसेसरी एक्शन टू डिफेंड देयर राइट टू ट्रेड, टू अपहोल्ड देयर नेशनल ऑनर। तो यहाँ पे ब्रिटिश के लिए भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होता है जब उनका हक जो है वाणिज्य करने के लिए जो हक होता है वो छीन लिया जाता है, ऐसा महसूस करते हैं ब्रिटेन। तो इसीलिए ये उनको लगता है कि ये वॉर ज़रूरी था। एंड फॉर द चाइनीज़ द वॉर वॉज प्राइमरीली अ क्रूसेड अगेंस्ट ओपियम। और चाइनीज़ के लिए जो है ये वॉर नेसेसरी था क्रश करने के लिए, ब्रिटेन को क्रश करने के लिए, क्योंकि ये एक लड़ाई था अगेंस्ट द ओपियम। मतलब अपने जो देशवासी है उसको इस मादक पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए ये एक लड़ाई था। तो इसी फ्लावर से बनता है ओपियम। ये फ्लावर जो है इसको प्रोसेस करके, ये पॉपी सीड्स है, इसको प्रोसेस करके ओपियम बनाया जाता है। और फिर ये यहाँ पे जो वॉर है वो ब्रिटिश इजीली जीत जाता है। और ब्रिटिश क्या चाहते थे? ब्रिटिश एक जो जितना भी इलीगली डिटेन किया गया है ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट और ब्रिटिश सब्जेक्ट को, उसको मतलब उसके लिए कॉम्पेंसेट करे, और जितना भी ओपियम उन्होंने सरेंडर किया है उसके लिए भी कॉम्पेंसेट करे, और कंपनसेशन फॉर द इंडिग्निटी हीप्ड अपॉन द ब्रिटिश। तो ये जो मतलब अपने मतलब जो इज़्ज़त जो है उसको उसके लिए भी कॉम्पेंसेट करने के लिए डिमांड करते हैं, क्योंकि उनका राइट टू फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है उसको धक्का देने की कोशिश किया जाता है चाइना। तो उनको लगता है, तो इसलिए ब्रिटिश डिमांड करते हैं कि अपना जो राइट है वो उसको मेंटेन करने के लिए कॉम्पेंसेट करे, और फ्यूचर मतलब ट्रेड जो भी फ्यूचर में वो ट्रेड करेगा उसको सिक्योर करने के लिए भी डिमांड करते हैं। चाइना को अब सिक्योर करना पड़ेगा, ब्रिटिश को ब्रिटेन ने जो भी डिमांड करते हैं वो मानना पड़ेगा। और फिर एबोलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक सिस्टम इन कैंटन एंड रीपेमेंट ऑफ होंग मर्चेंट्स। होंग मर्चेंट्स जो है वो चाइनीज़ और ब्रिटिश के बीच में काम करने वाला मर्चेंट्स हैं जो कैंटन में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हुआ करते थे, और जितना भी जो डेट है वो क्लियर करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट को बोलते हैं। और यहाँ पे एबोलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक सिस्टम इन कैंटन। तो कैंटन में सिर्फ चाइनीज़ जो मतलब चाइनीज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मोनोपोलाइज करते थे कि मतलब अगर नहीं लेना है तो नहीं लेना है, लेना है मतलब मोनोपोलाइज कर देते हैं। तो इसीलिए मतलब एक मनमानी जैसा था चाइनीज़ मर्चेंट्स का कैंटन में। अब उसको सब हटाना पड़ेगा, यहाँ पे जो ब्रिटिश के बाद भी उनको सुनना पड़ेगा। तो इस किस्म के जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिश चाहते थे। और यहाँ पे जो वॉर है, जो युद्ध है वो लास्टेड फ्रॉम एडमिरल इलियट इन जून 1840 टू द कंक्लूजन ऑफ चुआनपी कन्वेंशन। यहाँ पे जो वॉर है वो पहला जो स्टेज है
वो चुएनपी कन्वेंशन तक ही सीमित है। जब कमिश्नर लिन इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अटैक ऑन कैंटन हैड गैदर्ड अ वाटर फोर्स ऑफ सम 60 वारजंग ब्लॉकेटेड द रिवर विथ ह्यूज आयरन चेन। The British, however, did not attack Canton. They merely blockaded it and sailed to the north. They proceeded north and occupied Tinghai in the Chusan Island on July 5th. तो यहाँ पे जो कमिश्नर लिन है वो अटैक करने के लिए कैंटन पहुँच जाता है, और वो उनकी जितना भी मतलब जितना वाटर फोर्स में भी वो एक्टिव रहते हैं, मतलब जो मतलब ओशंस है वहाँ पे भी एक्टिव नेवल पावर जो है वो एक्टिव कर लेते हैं। ब्रिटिश क्या करते हैं, वो कैंटन को अटैक नहीं करता है, वो ब्लॉक करते हैं और नॉर्थ पे चले जाते हैं। आफ्टर द फॉल और चूजन तिंगहाई को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, जो कि नॉर्थन एरिया पे था। और फिर चूजन को ऑक्यूपाई करने के बाद पोर्ट लाइक निंगपो और फिर जो यांगजी रिवर के जो माउथ है वहाँ तक ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और ये देख के मतलब ब्रिटिश जो है वो आसानी से ऑक्यूपाई कर रहा था, और लिन जो है नीचे कैंटन में मतलब वेट कर रहा था ब्लॉक करके। तो ये देख के जो जितना भी दूसरे प्रोविंशियल ऑफिशियल्स जो है वो क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं लिन को फॉर प्रोवोकिंग द ब्रिटिश इनटू एक्शन। और मतलब जो एम्परर है और जो जितना भी ऑफिशियल मिनिस्टर, लिन को एक तरीके से भरोसा था कि वो कुछ डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स करके ब्रिटिशर्स को भगा देगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, बट प्रोवोक नहीं करेगा, किसी को भी प्रोवोक नहीं करेगा। तो ऐसे किस्म के उनके लिए एक विश्वास था। बट यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। जो लिन है लिन ऐसा लग रहा था कि लिन जो है वो सिर्फ प्रोवोक कर रहा है ब्रिटिश को कि वो ऑक्यूपाई करता ही रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ कैंटन जहाँ पे ये सब होता है। और फिर दिस वी हैव यहाँ पे है एम्परर, ये है कैपिटल बीजिंग, और तब पेकिंग था। और हांगकांग यहाँ पे है, क्योंकि इसके बाद हांगकांग का भी बात आता है। तो आई वांट यू टू सी हांगकांग ओवर हियर इन द मैप। तो when the British advanced to Peiho near Tenzin, threatening directly the security, अब जो पेकिंग है यहाँ तक ही पहुँच जाते हैं ब्रिटिश। और फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी, क्योंकि ये कैपिटल हुआ करता था, तो ये जो सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाता है पेकिंग का। तो ये देख के जो लिन है, सब जो पेकिंग के मिनिस्टर इंक्लूडिंग द एम्परर जो है वो ब्लेम करते हैं लिन को कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह वो भड़का गए ब्रिटिश को वॉर करने पे मजबूर कर दिया। तो एम्परर ने चीसन को अपॉइंट करता है और लिन को कमिश्नर पोस्ट से निकाल दिया जाता है। और इलियट ने आके फिर इलियट को रिसीव करते हैं, और फिर वो चाहते थे कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से ये करे, मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से उसके साथ वार्तालाप करे। और फिर ही डायगोनाइज्ड द मैटर एंड कन्वेड दैट द एम्परर हैड अंडरस्टूड द ब्रिटिश ग्रीवेंसेस एंड हैज अपॉइंटेड हाई ऑफिशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन एट कैंटन। और मतलब चीसन जो है वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से क्योंकि तब ब्रिटिश जो है यहाँ तक पहुँच चुका था। तो जब चीसन को अपॉइंट किया जाता है, अब स्पोक्स पर्सन चीसन है, तो चीसन ब्रिटिश को बोलते हैं कि जो लिन है उसको हटा दिया गया है, और यहाँ पे आप लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, असली जो है वो खेल कैंटन में यहाँ पे हो रहा है। तो यू मस्ट गो देयर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन पेकिंग। तो ऐसे करके जो चीसन है उसको वो विदाउट एनी वॉर पेकिंग से ब्रिटिशर्स को हटा दिया जाता है, और फिर वो भगा दिया जाता है। तो यहाँ पे इम्प्रेस होके एम्परर ने उसको कमिश्नर पॉइंट भी इम्पीरियल कमिश्नर पोस्ट दे देते हैं। और फिर यहाँ पे चुएनपी कन्वेंशन होते हैं। तब चाइना जब कमज़ोर था, तो कमज़ोर दिख रहा था, तब जो कैप्टन इलियट है वो दिसंबर 1840 में कुछ चीज़ें डिमांड करते हैं, जैसे कि
हांगकांग को मतलब वो ऑक्यूपाई करना, हांगकांग को मतलब हैंड ओवर कर देना। दो द कस्टम ड्यूज वेर स्टिल टू बी कलेक्टेड बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट, जितना भी कस्टम ड्यूज़ है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को मिल जाएगा, बट हांगकांग पे अब हम ये करेंगे, क्योंकि हांगकांग एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन था ट्रेड के लिए। और इंडेमनिटी ऑफ 6 मिलियन, जो जितना भी वॉर पे खर्च हुआ है उसका $6 मिलियन, और डायरेक्ट इक्वल इंटरकोर्स बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ द टू कंट्रीज़। अब यहाँ पे होंग मर्चेंट्स के थ्रू या मिनिस्टर्स के थ्रू बात नहीं होगा बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द चाइनीज़, ये एकदम मतलब डायरेक्ट बात होगा, ऐसा उन लोगों का डिमांड था। रीओपनिंग ऑफ कैंटन टू ट्रेड विद इन 10 डेज़, जो कैंटन बंद किया था लिन ने उसको 10 डेज़ पे खोल देना, ये सब डिमांड था ब्रिटिशर्स का जेएनपी कन्वेंशन पे। जो चाइनीज़ एम्परर है उसको ये बात अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मतलब ब्रिटिश जो चाइनीज़ का माइंडसेट था वो उतना ओपन नहीं था तब कि वेस्टर्नर्स के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन मतलब डायरेक्ट वार्तालाप कर सके रिगार्डिंग ट्रेड। तो इस तरीके का मतलब जो वार्तालाप है वो नहीं होता था। तो चाइना में अगर एम्परर से बात करना होता है तो यू हैड टू गो थ्रू सेवरल काइंड ऑफ रिचुअल्स, जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इजी नहीं था। फिर यहाँ पे एनीवे जो एम्परर जो है वो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, और ये बात मतलब चीसन भी बात नहीं कर सका, तो इसीलिए उसको भी हटा दिया जाता है। और फिर दूसरे जो है ई सिंह, उसको अपॉइंट किया जाता है। और दूसरी तरफ ब्रिटिश भी खुश नहीं थे अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कन्वेंशन को लेके उतना ज़्यादा खुश नहीं थे, और जो भी ब्रिटिश को लगा कि हमने कुछ बहुत कम डिमांड किया है, तो इसीलिए मतलब जितना हमने सरेंडर किया है, जितना हमारा जो सरेंडर के जो आइटम के लिए खर्च हुआ है उससे बहुत कम हमने डिमांड किया है। तो ये उन लोगों को भी उतना मतलब पसंद नहीं आया। जो ऑन दी अदर साइड जो ब्रिटिश रिएक्शन है उन लोगों को भी लगता था कि जो भी हमने सरेंडर किया है उसके कंपैरिजन पे हमने कुछ बहुत ज़्यादा ही कम डिमांड किया है, तो वो भी अपने जो डिमांड्स है उसके लिए खुश नहीं थे। और यहाँ पे सेकेंड स्टेज ऑफ ओपियम वॉर स्टार्ट होता है। जो ईशान है वो इम्पीरियल कमिश्नर फिर अपॉइंट किया जाता है, और seizing the initiative, Captain Yin, still in command, took the Bok Fort in the late February, destroyed the Chinese defenses। तो उनको भी मतलब ऑन द अदर साइड ब्रिटिश भी खुश नहीं थे, तो दे वेंट फॉर एन एक्शन, और वो बोक फोर्ट जो है वो उसको अटैक करते हैं लेट फरवरी 1841 पे। चाइनीज़ डिफेंसेस को तोड़ दिया जाता है, और जितना भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं उनको ऑक्यूपाई किया जाता है, और कैंटन को भी सीज़ किया जाता है, वेयर द लार्ज चाइनीज़ फोर्सेस वेर ट्रैप्ड। और यहाँ पे बहुत सारा चाइनीज़ मिलिट्री फोर्सेस था वो जो ट्रैप होता है अंडर द ब्रिटिश। तो ये देख के जो सेकेंड सेटलमेंट है वो साइन किया जाता है मई 27, 1841 पे, कि चाइना को 6 मिलियन देना पड़ेगा विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में, और जितना भी चाइनीज़ ट्रूप है 60 माइल आउटसाइड ऑफ कैंटन विद इन 6 डेज वो विड्रॉ होना चाहिए। इवैक्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप फ्रॉम बोक से जितना भी मतलब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया है मिलिट्री फोर्स वहाँ पे जितना है वो बाहर मतलब वापस चले जाएं, और एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, पोस्टपोनमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सेसेशन ऑफ हांगकांग। तो यहाँ पे जो दूसरे जो सेटलमेंट था, जो भी वॉर पे प्रिजन एक दूसरे का प्रिजन कैद बनकर एक दूसरे के देश ने जो ले गए थे उसको एक्सचेंज करना, वो वापस दे देना, और फिर जो भी हांगकांग को सीज़ करने की बात थे उसको पोस्टपोन करना।
और विद द कंप्लीट पेमेंट ऑफ द रैंसम द ब्रिटिश फोर्सेस बिगैन टू विदड्रॉ ऑन May 31। तो ब्रिटिश ने भी डिमांड किया कि अगर ये मतलब जो पैसा है $6 मिलियन जो है वो अगर वापस कर देंगे 1 वीक पे, तो ऑब्वियसली ये सब ब्रिटिश फोर्सेस विड्रॉ कर लेगा बाय May 31, 1841। यहाँ पे फिर थर्ड जो स्टेज है वो होता है अराइवल ऑफ हेनरी पॉटिंगर इन मकाओ एंड द डिपार्चर ऑफ अब कैप्टन एलियट वापस जाता है इंग्लैंड ये सेटलमेंट करके। और फिर ये जो जब हेनरी पॉटिंगर आते हैं वो मार्क करते हैं द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द वॉर। पॉटिंगर को मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बताया गया था कि कैंटन में जाओ और जो तिंघाई है उसको ऑक्यूपाई करो, और जितना भी यांगजी रिवर का इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस है जो ट्रेड में काम आए उसको ऑक्यूपाई करो, और हो सके तो नॉर्थ में पुश करके जो भी निगोशिएशन है वो फेस टू फेस ही किया जाए। मतलब यहाँ पे कोई मतलब बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ट्रेड के लिए जितना भी मतलब निगोशिएशन है वो फेस टू फेस हो एम्परर के साथ। और सिक्योरिटी ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट इन चाइना, जितना भी ब्रिटिशर्स चाइना पे रहा है फॉर ट्रेड अब उसको सिक्योरिटी दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये मैसेज लेके हेनरी पॉटिंगर आ जाता है चाइना पे। और यहाँ पे जो पॉटिंगर है वो बहुत बारीकी से ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। आफ्टर लिविंग अ फ्यू शिप्स टू गार्ड हांगकांग ही मूव नॉर्थ, और वो पुश करके 1841 में 10 शिप्स लेके वो नॉर्थ एरिया पे चले जाते हैं। जो पोर्ट्स है अमोई, निंगपो, तिंघाई इन सबको ऑक्यूपाई कर लेता है। और फिर क्योंकि पॉटिंगर दैट टाइम ब्रिटिश जो है वो इंडिया को भी कॉलोनाइज कर चुका था, तो इट वाज इजी फॉर देम टू ब्रिंग रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उस इंडिया से बहुत नज़दीक था चाइना, तो इट वाज इजी, तो इंडियन सोल्जर्स को भी लगा दिया। और इन द स्प्रिंग ऑफ 1842 to 45 वॉरशिप कैरिंग 668 guns, 14 steamer carrying 56 gun, 9 hospital surveying ships and troops, इतना सारा ट्रूप्स लेके वो आ गए। और मूविंग स्विफ्टली द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड वुसोंग भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। और फिर शंघाई और चिंगक्यांग भी, ये सब जो प्लेसेस है पॉटिंगर ने इजीली कैप्चर कर लिया। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इन सब शंघाई, ग्वांगझू, ये कैंटन, हांगकांग, निंगपो, इन सब एरिया को पॉटिंगर ने कैप्चर कर लेते हैं। और फिर जब ये कैप्चर कर लेता है तब जाके टर्म्स एंड कंडीशंस पे आने के लिए बहुत मजबूर हो जाते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो ये लॉस जो है ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर लेते हैं, और जो रिक्वेस्ट करते हैं कि निगोशिएशन के लिए, क्योंकि मतलब विद पैसेज ऑफ द टाइम मतलब एक के बाद एक प्लेसेस कैप्चर हो रहा था, तो ऑब्वियसली एक पीस सेटलमेंट के लिए वो लोग रेडी हो गए, चाइनीज़ जो है वो रेडी हो गए। तो यहाँ पे जो पीस सेटलमेंट है, इंडेमनिटी ऑफ 21 मिलियन टोटल जो है उनको देना पड़ेगा। वो डिवाइडेड था 12 मिलियन मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए, 6 मिलियन जो है ओपियम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, 3 मिलियन रीपेमेंट ऑफ हॉन्ग मर्चेंट डेब्ट। तो ये सब जो पैसे हैं वो हिसाब किताब करके देने को बोला, डिमांड किया ब्रिटिशर्स। एबोलिशन ऑफ द कोहोंग मोनोपोलिस्टिक, मतलब वो ही जो चोनपी कन्वेंशन पे था ब्रिटिशर्स का डिमांड, एबोलिशन ऑफ द कोहोंग मोनोपोलिस्टिक सिस्टम, जो मनमानी था कोहोंग का उसको बंद किया जाए। ओपनिंग ऑफ द अब सिर्फ कैंटन नहीं, उसके अलावा 4 और पोर्ट खोलना चाहिए। वो क्या था, अमोई, फुचाओ, निंगपो एंड शंघाई अलॉन्ग विद कैंटन। और यहाँ पे हांगकांग भी उन लोगों को देना चाहिए। और फिर इक्वालिटी इन ऑफिशियल करेस्पॉन्ड, जितना भी ऑफिशियल काम है उसको उसमें ब्रिटिश का भी सहभागिता उतना ही होना चाहिए।
अ फिक्स टैरिफ टू बी एस्टैब्लिश शॉर्टली आफ्टरवर्ड, और टैरिफ भी फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के लिए एक और रशिया के लिए दो, रशिया के लिए मतलब कम, या फिर एक चीज़ के लिए कम और दूसरी चीज़ें के लिए ज़्यादा, ऐसा नहीं था। एक फ़िक्स टैरिफ क्रिएट करने के लिए उन लोगों का डिमांड था। तो यहाँ पे द मोस्ट आयरॉनिक बात ये होता है कि नो क्वेश्चन ऑफ ओपियम वाज मेड। तो इतना ओपियम के लिए लड़ाई होता है, स्मगलिंग के लिए लड़ाई होता है, बहुत सारे कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है चाइना को, लेकिन ओपियम बंद करने के लिए कोई भी मतलब नाइदर चाइना नॉर ब्रिटिश इस टर्म्स एंड ट्रीटी में रखते हैं। और फिर बाद में जो ब्रिटेन है वो अमेरिका और फ्रेंच जो है वो भी फॉलो करते हैं ब्रिटेन को। ब्रिटेन जो अमेरिकन और फ्रेंच जो देश है वो भी, अमेरिका और फ्रेंच जो देश है वो भी ब्रिटेन को ही फॉलो करते हैं चाइना के लिए ट्रेड करने के लिए। और फिर अमेरिका और फ्रेंच भी एक किस्म से धमकी दे देते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ ट्रेड नहीं किया तो हम भी ब्रिटेन की तरह मतलब अटैक करेंगे। तो ये सुन के चाइनीज़ को उन लोगों के साथ भी साइन करना पड़ा। दूसरे ओपियम युद्ध जो है वो होता है 1856 से लेके 1860 तक। इसका इमीडिएट जो कॉज है, इसका इमीडिएट कॉज एरो इंसिडेंट है। तो ये एरो इंसिडेंट क्या था? एरो एक शिप का नाम था जो चाइनीज़ ने ओन किया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो ब्रिटिश का होता है। तो सिंस रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश का है तो वहाँ पे एक ब्रिटिश फ्लैग हुआ होता है। तो जब 1856 में कुछ चाइनीज़ अथॉरिटी ऑफिशियल्स जो है वो कैंटन में जाके इस शिप पे बोर्ड करते हैं, मतलब इस शिप पे बैठते हैं और 12 चाइनीज़ क्रू मेंबर्स को पकड़ लेते हैं, और जो ब्रिटिश फ्लैग है वहाँ पे जो उस शिप पे लगाया हुआ उसको भी हटा दिया जाता है। और यहाँ पे जो हैरी पार्क जो है ये देख के, अपने जो देश के झंडे मतलब हटाया दिया देख के ब्रिटिश को मतलब प्रोटेक्शन, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है ये मतलब उसको फील होता है। और फिर ये जो झंडा को हटाना वाज लाइक अ ह्यूमिलिएशन टुवर्ड्स द ब्रिटिश। और फिर चाइना जो है एरो जो शिप है वो चाइना बोलते हैं कि ये शिप का तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो मतलब ख़त्म हो गया है, एंड ये हमारा राइट है तुम्हारे झंडे को हटा देना। तो ये मतलब ठीक ही किया, जो हमने जो किया ठीक ही किया, क्योंकि तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो ये देख के ब्रिटिश को कुछ गुस्सा मतलब आता है, और फिर सेकेंड ओपियम वॉर हो जाता है। यहाँ पे बहुत मतलब चाइना को बॉम्बार्ड किया जाता है कैंटन में, स्पेशली कैंटन में बॉम्ब फेंक दिया जाता है, और एकदम टेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है लीडिंग टू द सेकेंड ओपियम वॉर। और इसके बाद यहाँ पे जो फ्रेंच मिशनरी है उसको भी मार दिया जाता है। तो ये इससे और ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो एस्केलेट होके जाता है। और इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ तियानजिन और कन्वेंशन ऑफ पेकिंग साइन होता है, जहाँ पे ओपियम ट्रेड को लीगलाइज किया जाता है। फॉरेन एनवॉइस को बीजिंग में अलाउ किया जाता है, हाँ, कि अब बीजिंग में वो डायरेक्ट जाके फ़ेस टू फेस बात कर सकते हैं। और ज़्यादा पोर्ट्स जो है वो खोल दिया जाता है। जो पाँच पोर्ट ऑलरेडी खुल चुका था उसके अलावा भी और ज़्यादा जो पोर्ट्स है उसको, जैसे कि ज्यूजियांग, ताइवान, शांटाओ, इस तामसोई, हांगकाओ, इन सब पोर्ट्स को खोलने के लिए डिमांड करते हैं। और काओलून सीडेड टू ब्रिटिश, जो काओलून है वो भी ब्रिटेन को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ओपियम वॉर है वो जाके लास्ट पे ख़त्म होता है। तो यही दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटी ओपियम वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ तियानजिन। और ये ओपियम वॉर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो चाइना है
वो मतलब वेस्ट के लिए उतना ज़्यादा खुला नहीं था। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि वो एक आइसोलेटेड पॉलिसी फॉलो करता था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे वो खोल दिया जाता है। ये ओपियम ट्रेड हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो इसी ओपियम युद्ध के बाद ही चाइना को फॉरेन के साथ ट्रेड करना पड़ा और वेस्टर्न जो देश है वो चाइना के साथ वाणिज्य करने के लिए रेडी हो गए, मतलब रेडी हो गए। हाँ, और फिर चिंग डायनेस्टी बहुत ज़्यादा करप्टेड था। तो यहाँ पे वीकनेस और करप्शन भी देखने को मिलते हैं चिंग डायनेस्टी का, जो बाद में जाके चाइना का मॉडर्न आइडेंटिटी शेप करने में मदद करता है और फिर स्ट्रगल फॉर सॉवरेंटी भी होता है। सो चाइना ओपियम वॉर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।